सीसीएन न्यूज़ में आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राज्य आंदोलनकारी और सवाल संगठन के संयोजक रमेश कृषक जी, जो बागेश्वर की राजनीति को और पूरे बागेश्वर जनपद की राजनीति को बहुत नज़दीक से जानते हैं और नज़दीक से उसको अध्ययन करते हैं और स्थानीय मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर के और क्षेत्रीय मुद्दों पर बहुत गहरी अपनी पकड़ रखते हैं। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सर, सबको प्रणाम। आपके जितने भी दर्शक हैं उन सबको प्रणाम। सीसीएन न्यूज़ को प्रणाम। सीसीएन न्यूज़ तो आज की तारीख में बागेश्वर में, मुझे खुद आश्चर्य हुआ जब मैं इधर आसपास के गाँव में देख रहा था, तो शाम को आपकी प्रतीक्षा होती है शाम के समय कि साहब वो सीसीएन वाले आज दिन भर का जो भी होगा दिखाएंगे। अच्छा, जिनके पास ये आपका नेटवर्क वाला नहीं है वो यूट्यूब में शाम को सर्च करते हैं कि आज सीसीएन ने क्या दिखाया है। इसलिए आप तो आज की तारीख में बागेश्वर के जो ये चैनल, आपका जो चैनल है उसमें सबसे ऊपर चल रहे हैं और आपके साथ बात करने में इसीलिए अच्छा भी लगता है कि आप सीधे जनता के साथ, जनता के बीच, जनता के लिए आप खड़े हैं। इसलिए तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद आपका जो आप काम कर रहे हैं उसके लिए। जी सर, 2022 का विधानसभा चुनाव का, आम चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी दलों ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं और आज तो नामांकन भी सबके हो चुके हैं। लगभग 8-9 प्रत्याशी बागेश्वर विधानसभा की आज हम बात करें तो 8-9 प्रत्याशी लगभग यहाँ पर फाइनल हो गए हैं, जिसमें भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बसपा, सपा, ये प्रमुख दल हैं। तो एक आपने भी देखा होगा, बहुत नज़दीक से आप राजनीति को समझते हैं, जानते हैं, तो बागेश्वर में सभी प्रत्याशियों की जो स्थिति है, राजनीतिक सिनारियो कहा जाए, राजनीतिक परिदृश्य किस तरह का आप देख रहे हैं वर्तमान में? देखिए, अभी 3 बजे अंतिम नामांकन का समय ख़त्म हो गया है। अभी आप लोग समाचारों में, आप लोगों के माध्यम से लोग जानेंगे और लोग भी इंतज़ार करते हैं कि कितने लोग चुनाव मैदान में आएंगे। तो अब शाम से, आज शाम के बाद जब आपका समाचार लोग देख लेंगे और लोगों को मालूम पड़ेगा कि इतने लोग बागेश्वर विधानसभा में चुनाव लड़ रहे हैं, इतने कपकोट, क्योंकि आपका क्षेत्र कपकोट भी बहुत बड़ा है और कपकोट विधानसभा में इतने लोग चुनाव लड़ रहे हैं, फिर लोग मन बनाएंगे। उसके बाद लोग मन बनाएंगे। और इधर जो मैं जहाँ तक जानता हूँ कि करीब 1 साल से आम आदमी पार्टी के लोग गांव-गांव घूम रहे हैं और उनका तो प्रत्याशी भी 1 साल पहले एक प्रकार से घोषित हो गया था बागेश्वर में। और उसके अलावा 2 मुख्य संगठन हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, जो चुनाव मैदान में होना ही था जिनको, और जो है। तो अभी बागेश्वर की जो विधानसभा है, इसमें अगर मैं कहूँ तो प्रत्याशी सभी चुनाव लड़ रहे हैं और सभी जीत के लिए आश्वस्त हैं और सभी जीतने के लिए चुनाव लड़ेंगे। अभी 1-2 घंटे, 1-2 दिन का समय है, जो कोई वापस भी होंगे नाम, या हो सकते हैं हो, लेकिन सभी चुनाव जीतने के लिए आश्वस्त होते हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा सवाल है तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि बागेश्वर में जो ये चुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, संगठनात्मक रूप से भी और सिटिंग गेटिंग के हिसाब से सत्ताधारी दल के साथ है और 3 बार लगातार 15 साल से विधायक हैं माननीय चंद्र रामदास जी, जिनको उन्होंने इस बार भी टिकट देकर भरोसा जताया है। उसके अलावा कांग्रेस बड़ी पार्टी, आपने देखा होगा पिछली बार कांग्रेस में एक नए लड़के को टिकट दिया था और उसके बाद भी बहुत बड़े स्तर पर उनका वोट बैंक सामने आया था, तो लोग आश्चर्यचकित थे कि इतना बड़ा वोट बैंक, वो कांग्रेस का एक तरह से पारंपरिक जो वोट है, इसका परंपरागत वोट 19,000 20,000 वो बहुत बड़ा परंपरागत वोट एक जगह, जब बीजेपी की अपनी लहर थी, परंपरागत वोट का स्थिर रहना एक बहुत बड़ी बात थी। पिछली बार जिस कैंडिडेट को कांग्रेस ने इस बार टिकट दिया है, लोग समझ रहे थे कि पिछली बार उसको टिकट मिलेगा, ये एक बहुत बड़ा सच है। अगर शायद पिछली बार वाले, इस बार वाले कैंडिडेट को ही पिछली बार टिकट मिला होता तो स्थिति जो 10,000 वोट का अंतर था वो ना होकर हो सकता था 500 या 600 वोट का अंतर होता। तब लोगों को लगा कि कुछ। दूसरा, पिछली बार और इस बार में मैं पिछली बार को जानबूझ के जोड़ रहा हूँ क्योंकि बसंत कुमार जी जो अभी आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं और 1 साल से लगातार गांव-गांव घूम रहे हैं, और कोई चप्पा अगर कहा जाए, चप्पा अगर कोई घूमा है तो बसंत कुमार घूमे हैं। तो पिछली बार भी वो चुनाव में थे और बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ रहे थे और एक बहुत बड़ा उद्योगपति हैं, काफ़ी उद्योगपति हैं, लोगों से मिलनसार भी हैं। हो सकता है उनके ऊपर कुछ आरोप पहले से बसपा में रहते हुए संवाद की रहे हों, जैसा कि लोग बोलते भी हैं, लेकिन बहुत मिलनसार हैं, सबकी बात सुनते हैं, सबको जवाब देते हैं, खट्टे मीठे जो भी सवाल आप उनसे पूछते हैं उनके जवाब वो हंसते हुए देते हैं। एडवोकेट भी हैं, वकील भी हैं, इसलिए उनकी एक सीमा, अपनी बातचीत की एक सीमा भी, कानूनी सीमा भी बना के रखते हैं।
तो बसंत कुमार है। बसंत कुमार पिछली बार भी बागेश्वर में त्रिकोणीय संघर्ष था। वो संघर्ष था भाजपा, कांग्रेस और बसपा में। मैं जहाँ तक अभी देख रहा हूँ तो अभी भी त्रिकोणीय संघर्ष है, और संघर्ष भाजपा, कांग्रेस और बसपा में। अच्छा सर, एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि 15 साल से यहाँ पर बीजेपी के पास विधानसभा सीट है, और राजनीति में चंदन राम दास जी को राजनीति का एक माहिर खिलाड़ी माना जाता है, तो आपको क्या लगता है कि उनका मुकाबला किससे है और उनको कौन कड़ी टक्कर दे रहा है आपकी नज़र में आज की तारीख में? हाँ, आपने कहा राजनीति के माहिर खिलाड़ी। मैं दास जी का बहुत सम्मान भी करता हूँ, और दास जी के अंदर एक चीज़ देखी इन 15 सालों में मैंने व्यक्तिगत देखी। दास कुछ भला हुआ हो ना हुआ हो, लेकिन दास जी ने व्यक्तिगत रूप से कभी, जैसे पॉलिटिशियनों से गलती होती है, किसी का बुरा करने की गलती दास जी ने नहीं की। लेकिन आपने कहा कि वो बहुत बड़े राजनीतिज्ञ, तो वहाँ मेरे लिए थोड़ा सा एक सवाल उठता है कि दास जी 15 साल से लगातार विधायक हैं, लेकिन उनकी पार्टी ने उनको मंत्रिमंडल जैसा महत्वपूर्ण पद सौंपना जरूरी नहीं समझा। एक बड़ा जो हम लोग एक क्राइटेरिया ऑफ जो पैमाना होता है, तो वो सवाल खड़े करता है कि आखिर ऐसी क्या कमी है दास जी में कि उनकी पार्टी उनको मंत्री नहीं बनाती है। मैंने पहले कहा कि दास जी का मुकाबला पहला जो चुनाव दास जी जीते, आपको ये मानना पड़ेगा कि दास जी कांग्रेस में थे, और कांग्रेस में रहते हुए रामप्रसाद टमटा उनके प्रबल विरोधी थे टिकट हथियाने के। जब उनको लगा कि रामप्रसाद टमटा से वो पार नहीं पा सकते हैं, तो उन्होंने बहुत चालाक राजनीतिज्ञ की तरह भारतीय जनता पार्टी का साथ पकड़ा। और क्योंकि उस समय वो कांग्रेस से आए थे, और कांग्रेस में एक बहुत बड़ा धड़ा रामप्रसाद टमटा के खिलाफ था, तो निश्चित रूप से वोट के रूप में वो अपने साथ एक वोट बैंक भी लेके आए थे। और वो वोट बैंक कौन सा था? वो वोट बैंक जो था वो कांग्रेस का वृद्ध वोटर नहीं था, कांग्रेस का यूथ वोटर था, और कांग्रेस का वो वोटर था जो नया कांग्रेस के साथ जुड़ रहा था। और ये प्रदेश स्तर के भी इनके पद थे। दूसरा, जो कांग्रेस के अंदर धड़ेबाजी है, उसका फायदा भी उनको पहले चुनाव में हुआ, और दूसरे चुनाव में भी कांग्रेस की धड़ेबाजी का बहुत बड़ा फायदा माननीय चंद्र रामदास जी को हुआ, कांग्रेस के अंदर की धड़ेबाजी का। इस बार जो टिकट बांटा गया है उसमें निश्चित रूप से जो पिछली बार के प्रत्याशी थे वो बड़े गुस्से में हैं, अखबारों में बयान भी दे रहे हैं और निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात भी कर रहे हैं। लेकिन वो कल परसों तक जो होगा, राजनीतिक दलों में मैनेजमेंट होते हैं, प्रबंधन होते हैं, अगर हुआ तो ठीक। लेकिन इस बार जिसको कांग्रेस ने टिकट दिया है वो उसके साथ जनता की जो पुरानी भावना थी, एक तो पारिवारिक भावना, उनके पिता मंत्री रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, वो विधायक रहे हैं, लंबे समय तक विधायक रहे हैं, और एक निर्विवाद विधायक रहे हैं। उसके अलावा हरीश रावत की सरकार के दौरान ओएसडी के रूप में जो रणजीत दास जी थे, उसमें उन्होंने बहुत साफ जनता के बीच में काम किया और यूथों के बीच में खासकर काम किया। और आज की तारीख में उनको जब टिकट दिया गया तो मैं देख रहा था कि जो कांग्रेस के अंदर एक विद्रोह होता था, आपस में एक कंट्राडिक्शन होता था, वो बहुत बुरी तरह से ख़त्म हुआ। और बालकृष्ण जी जो टिकट की दावेदारी में थे, जो अभी थोड़ा आक्रोश भी उनके अंदर दिख रहा है, वो अलग थलग जैसे कुछ लोगों के साथ अलग थलग जैसे पड़ गए, कुछ लोगों के साथ होता भी है स्वाभाविक रूप से। उस आदमी ने बहुत ज़्यादा काम किया था, तो ये था। तो आज की तारीख में जो आपने सवाल चंद्र रामदास जी के को लेकर पूछा था, तो आज की तारीख में मैं अगर जनता के बीच में से इनको देखता हूँ तो तीनों बराबर में हैं। क्योंकि चंदन रामदास जी विगत 15 साल से विधायक हैं, तो उनसे बहुत सारे सवाल भी जनता को हैं, उनसे बहुत सारा आक्रोश, देखो उनसे बहुत सारी खुशी भी जनता को होगी कि उन्होंने मेरे लिए किया, मेरे गांव के लिए किया, तो बहुत सारे सवालों के साथ साथ बहुत आक्रोश भी होगा, ठीक है ना। तो आक्रोश भी होगा, खुशी भी होगी। लेकिन चंदन रामदास जी के संग सबसे बड़ी विशेषता ये है कि उनके पीछे एक मजबूत संगठन है, भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी संगठन के अलावा उनके जो सहायक घटक हैं, आरएसएस है, विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, आदि आदि बहुत सारे हिंदूवादी संगठन हैं, वो बहुत सारे संगठन हैं जो उनको मदद करेंगे। और आम आदमी पार्टी एक व्यक्ति के रूप में, आम आदमी पार्टी के पास मैंने कहा परंपरागत वोट नहीं है, और आम आदमी पार्टी के पास जो मेंबरशिप इत्यादि है वो वही लोग हैं जो बसंत कुमार जी के संग पहले भी होते थे, और कुछ लोग अभी चेहरे बड़े हैं। और रणजीत दास जी के साथ एक यूथ जुड़ा हुआ है, और पहले से भी जुड़ा हुआ था। कांग्रेस संगठन जो बिखरा हुआ था उसके नाम से जुड़ा भी है। ये स्थिति आज बनी है। एक सर, बागेश्वर की राजनीति में आपने बहुत नज़दीक से देखा होगा, तीसरा विकल्प यहाँ पर एक बड़ा हमेशा ऐसा रहा है कि वो बहुत चीज़ें प्रभावित करता है।
कभी यूकेडी के तौर पर हमने देखा है, कभी बहुजन समाज पार्टी के तौर पर देखा है, वर्तमान में हम उसको आम आदमी पार्टी के तौर पर देख रहे हैं। तो बागेश्वर में आम आदमी पार्टी को आप कितना मजबूत यहाँ पर राजनीतिक तौर पर मानते हैं? मैंने कहा ना, त्रिकोणीय है, संघर्ष त्रिकोणीय है। बसंत कुमार जी बसपा के रूप में जो थे वो उस समय विकल्प नहीं थे, लेकिन टक्कर थे, बड़ी टक्कर थे। आम आदमी पार्टी का पदार्पण हुआ है, उत्तराखंड की राजनीति में आम आदमी पार्टी का पदार्पण हुआ है, लेकिन अभी आम आदमी पार्टी विकल्प के रूप में स्थापित नहीं है। और जो इनके लोग हैं, अगर आप कपकोट में देखेंगे तो उनका जो प्रत्याशी है उसकी अपनी एक ज़मीन है, उस ज़मीन के सहारे आम आदमी पार्टी खड़ी है। वही स्थिति बागेश्वर में बसंत कुमार जी की अपनी एक ज़मीन है और आम आदमी पार्टी बसंत कुमार की ज़मीन के सहारे खड़ी है। तो जो पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के, अपने पदाधिकारियों के, अपने प्रत्याशी की ज़मीन के सहारे खड़ी है, उस पार्टी को हम विकल्प तो नहीं कह सकते हैं जी। अच्छा, बहुजन समाज पार्टी से पिछली बार चुनाव ये लड़े थे, अब ये इनका दावा है कि जो बसपा का जो कैडर वोट है वो मैं अपने साथ ला रहा हूँ, यानी 10-11 हज़ार जो वोट इनको मिला था ये मान के चल रहे हैं कि ये मैं यहाँ से आगे काउंट करूँगा। क्या ये इसमें हकीकत लगती है? नहीं, अगर बसपा का कैंडिडेट खड़ा है, जैसे मैंने सुना यहाँ खड़ा है करके, तो सीधी सी बात यह है कि जो हाथी का निशान है, जो दिल दिमाग में लोगों के हाथी है, उसका जो कैडर वोट उसका परंपरागत कैडर शब्द की जगह अगर हम पारंपरिक वोट के रूप में कहें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जो उसका पारंपरिक वोट है वो हाथी पर जाएगा ही। अच्छा, अब सर एक मुद्दों की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। आप ये तो एक स्थानीय मुद्दे भी यहाँ पर हावी रहेंगे, राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे भी हैं, और हमेशा से राष्ट्रीय राजनीति उत्तराखंड को प्रभावित करती रही है, राष्ट्रीय मुद्दे प्रभावित करते रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि कौन सा मुद्दा यहाँ पर ऐसा प्रभावी रहने वाला है इस चुनाव में खासकर? देखो मित्र, मैं थोड़ा सा इसमें आपका समय लूँगा, थोड़ा सा मजबूरी है मेरी, क्योंकि सवाल मुद्दों का है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है। इन तीनों पार्टियों का एक बहुत बारीक चालाकी भरा खेल होता है कि मुद्दे इनके हों, जनता इनके मुद्दों में उलझी रहे। भाजपा मंदिर का मुद्दा, धर्म का मुद्दा, हिंदू मुसलमान का मुद्दा, जिन्ना जी का, आजकल वो किराए पर जिन्ना जी भी आ जाते हैं पाकिस्तान से, और हिंदू मुसलमान भी आजकल हो जाता है, तो वो मुद्दा। कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस के जो अपने अभी आप देख रहे थे कि कांग्रेस ने बहुत ही बयान दिया था, एक की 4 धाम और 4 काम। अगर हम इस पर सवाल उठाएं, अगर हम इसमें सवाल उठाएं तो कांग्रेस बुरी तरह उनके उत्तर नहीं दे पाएगी। आपने 4 धाम की बात कही, धर्म की पिच भारतीय जनता पार्टी की पिच है। भारतीय जनता पार्टी ने जो धर्म की पिच बना रखी है वो अपनी बना रखी है। क्या कांग्रेस से सवाल पूछा जाए, क्या वो भारतीय जनता पार्टी की पिच पर जाके मैच खेलेगी? क्या वो अपनी पिच बनाने में पूरी तरह से नाकाम रही? भारतीय जनता पार्टी को अपनी पिच पर उतारने में नाकाम रही। देखिए, मुद्दों का जहाँ तक सवाल है, अगर उत्तराखंड में जब तक क्षेत्रीय दल खड़ा नहीं होता है विकल्प के रूप में, तब तक आपके मुद्दे गौण रहेंगे। देखिए, आपका सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? आप कत्यूरी शासनकाल से, चंद्रवंशी शासनकाल से यहाँ के मूल निवासी हैं, और आपको स्थायी निवासी 88 का बना दिया गया। यदि आप वर्ष 88 के स्थायी निवासी हैं तो मूल निवासी कौन है? ठीक, आपका मुद्दा क्या है? आपका मुद्दा तो एग्रीकल्चर सेक्टर का तेजी से घटना है। एक रत्ती जमीन आपकी एग्रीकल्चर सेक्टर में नहीं पड़ी है, जो पुरानी है वही खरीदी जा रही है, वही बेची जा रही है, उसमें किसानी है। आपका असली मुद्दा क्या था? आपका असली मुद्दा तो वन संरक्षण अधिनियम 1980, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1980, जो आपको पलायन करने के लिए विवश कर रहा है, वो आपके बहुत बड़े मुद्दे होते थे, है कि नहीं? तो आपके मुद्दों को तो उठने ही नहीं दिया जा रहा है। और कौन नहीं उठने दे रहा है? भारतीय जनता पार्टी आपके मुद्दों को नहीं उठने दे रही है, कांग्रेस आपके मुद्दों को नहीं उठने दे रही है, और आम आदमी पार्टी भी अपने मुद्दों के साथ आई है। तो जनता के मुद्दों को तो नेपथ्य में डालने की पूरी कोशिश है। इसलिए ये कहना कि मुद्दों पर चुनाव होगा, कांग्रेस 4 मुद्दे लेके आई है और उसमें ही सवालों पर गिर रही है। वो कहते हैं कि हम कितने लाख लोगों को रोजगार देंगे। अब उनसे एक सवाल, क्या पकौड़े बेचने का रोजगार देंगे या टैक्सी चलाने का रोजगार देंगे? जो हम ब्याज बैंक से लोन लेते हैं योजनाओं में, विभिन्न छूट वाली योजनाओं में, अगर वही आपको कल के दिन दिखाना है कि रोजगार है, वही हमारे 8 लाख 10 लाख रोजगार है, तो आपने नया क्या किया? एक चीज़, क्योंकि रोजगार का अर्थ आज भी आम बेरोजगार सरकारी नौकरी के हिसाब से मानता है। दूसरा, आपने पिछली बार कहा था हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, कितने लोगों को आपने बेरोजगारी भत्ता दिया? कहाँ गई वो मिसल? देखिए, बेरोजगारी भत्ता, अभी मैं राज्य आंदोलनकारी में हूँ, मेरे को 3100 रुपया पेंशन जैसी देते हैं, ये पेंशन नहीं जो भी देते हैं उतना देते हैं। प्रश्न ये है कि ये पेंशन मेरे को आज भी जिले से मिल रही है,
राज्य से नहीं मिल रही है। बेरोजगारी भत्ता भी आपने जिले से देने की कोशिश की, उसके पीछे एक विधिक, एक कानूनी व्यवस्था आपने नहीं की थी। तो आप ये भी अभी बताने में नहीं है कि आप 4 लाख 8 लाख लोगों को रोजगार देंगे, उसकी विधिक व्यवस्था क्या होगी ये आपने। तो मुद्दे आप थोप रहे हैं हमारे ऊपर, मुद्दे आप थोप रहे हैं हमारे ऊपर। अच्छा, मैं ये पूछ रहा था कि स्थानीय मुद्दे बागेश्वर के परिप्रेक्ष्य में, हम बागेश्वर विधानसभा की भी बातचीत कर रहे हैं, तो बागेश्वर के परिप्रेक्ष्य में कौन से मुद्दे ऐसे हैं जो जनता को प्रभावित करेंगे, या आपको कौन सा मुद्दा प्रभावित ज़्यादा कर रहा है? देखिए, मैं मधुली आमा की बात करूँगा, जो चूल्हे पर बैठी है, जो गोठ में बैठी है, जो जंगल में बैठी है, लकड़ी ला रही है, बर्तन मांज रही है, घर में खाना बना रही है। उसका सबसे बड़ा मुद्दा क्या है कि बागेश्वर जैसे धार्मिक स्थान को आपने बारेश्वर बना दिया। 12 बार आपके खुल चुके हैं, छोटी सी क्या है, अगर हम पुराने नगर पालिका क्षेत्र देखें जिसमें बार खुले हुए हैं, तो 1.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में आपने 12 बार खोल दिए हैं। उसके अलावा शराब की दुकानें अलग से हैं, खुली दुकानें, देसी शराब की, अंग्रेजी शराब की अलग दुकानें हैं। तो मुझे लगता है कि चूल्हा चौका संभाल रही महिलाओं के लिए सबसे बड़ा मुद्दा ये था, ये है। दूसरा एक मुद्दा जो बागेश्वर में अभी उठा, आपको मालूम है यहाँ एक महिला चिकित्सालय हुआ करता था, जहाँ वो ट्रामा सेंटर है, उस वाली वो बिल्डिंग हुआ करती थी, कहाँ गया? तीसरा जो स्वास्थ्य को लेकर मुद्दा, कभी कल ही परसों आप ही पत्रकार लोग लिख रहे थे कि जिला चिकित्सालय का मकान कहाँ है, वो भवन कहाँ है जिला चिकित्सालय का? उससे पहले प्राइमरी हेल्थ सेंटर था हमारा, फिर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र था। अगर ये कहते हैं कि जिला चिकित्सालय है, तो प्रश्न ये है कि हमारी पीएचसी कहाँ गई, सीएचसी कहाँ गई, पीएचसी कहाँ गई? अगर आपकी सीएचसी पीएचसी का जो आप सवाल उठाएंगे, तो सवाल ये भी उठेगा कि योजना आयोग के माध्यम से जो बागेश्वर विकासखंड के तहत कार्यक्रम चल रहे हैं, वो किस सीएचसी के तहत चल रहे हैं? है ना, बहुत से सवाल है। तो ये स्वास्थ्य के बहुत सारे मुद्दे थे। जंगली जानवर और बंदर, मैं आपको थोड़ा सा और ले रहा हूँ। मैं एक जगह आपको लूँगा कि बागेश्वर का जो बागेश्वर है, बागेश्वर विधानसभा, उसमें जो सबसे बड़ा मुद्दा है जो अब धीरे धीरे उठ रहा है, वो मुद्दा आपका उठ रहा है कि आपका आपने पशुपालन के क्षेत्र में क्या किया। आप कहते हैं मैंने सड़कें इतनी बनाई। अब प्रश्न ये उठता है कि आपकी सड़क जो गांव तक पहुंची है, उससे गांव की अर्थव्यवस्था कितनी सुदृढ़ हुई है? अगर मेरे गांव तक सड़क पहुंची, तो क्या मेरे गांव की सब्जी बाजार तक आई, या मैं हल्द्वानी की गोभी खाने के लिए गोभी खाने को मेरे को मिल रही है? तो मेरी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हुई या कमजोर हुई? क्यों? आपका एग्रीकल्चर सेक्टर में आप बहुत बुरी तरह से फेल रहे हैं इन 20 सालों में, भाजपा भी और कांग्रेस भी। और आप पशुपालन के क्षेत्र में, पशुपालन के 2 हिस्से हैं, पशु चिकित्सा और पशुपालन, उस क्षेत्र में आप बहुत पूरी तरीके से फिसली रहे हैं, क्योंकि आप मुद्दे जनता के ऊपर थोप रहे थे। जनता से आपने पूछा नहीं क्या करना है। हमारी जो पारंपरिक गायें थी, उन गायों की जगह आप जर्सी लाने की कोशिश की और पहाड़ में वो फेल हो गई। ये हमने देखा 20 सूत्री कार्यक्रम से लेकर आज तक हम यही सब कुछ देख रहे हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ जो मुद्दे हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर के मुद्दे हैं। आपके मुद्दे कृषि सिंचाई के मुद्दे हैं, सिंचाई की नहरें आपकी सब ध्वस्त पड़ी हैं। जो आज से 20 साल पहले आपका एग्रीकल्चर सेक्टर में सिंचित क्षेत्र था, वो घटा है तेजी से, और बहुत बुरी तरीके से घटा है। कठायत बाड़ा नहर इनकी खो गई, मंडल सेरा नहर इनकी खो चुकी है, तहसील रोड वाली नहर, तहसील रोड की एक नहर होती खो गई, इनकी नहरें खो गई। नहर विभाग को मालूम नहीं इनकी नहरें गायब, है ना। तो ये मुद्दे हैं। अच्छा, एक मुद्दा सर बागेश्वर की राजनीति में बहुत, मैं एक मिनट कह दूँ। देखो, मैं पिछले दिनों बहुत बड़े क्षेत्र में घूमा था। जब मैं गाँव में जाता हूँ, तो गांव में महिलाएं बंदरों से त्रस्त हैं, ऊपरी क्षेत्र में भालुओं से त्रस्त हैं। तो सबसे बड़ा मुद्दा जो उभर रहा है गांव के अंदर, वो उभर रहा है आपके हिंसक जानवरों का। वन्य जानवर जो आपके पशुपालन के लिए बहुत ज़्यादा घातक हो गए उनका। और दूसरा आपने देखा होगा कि गाय मरती है, बकरियां मरती हैं, गाय भैंस मरती हैं, बाघ खा जाता है, उसको 24 घंटे के अंदर वन विभाग द्वारा पैसा नहीं दिया जाता है। कई मामले तो 6-6 साल 2-2 साल लग जाते हैं पैसे लेने में। ये सारे मुद्दे उसमें चल रहे हैं। एक सर बागेश्वर की राजनीति में एक दो हाल के वर्षों में हमने मुद्दा देखा है, वो है महायोजना का और विकास प्राधिकरण का। तो उससे आप बड़े प्रभावित भी रहे हैं, आपने आंदोलन भी किया है। अब विकास प्राधिकरण मोर्चा यहाँ पर गठित हुआ था, कुछ लोगों ने उसमें सुसाइड भी कर दिया था, तो ऐसा आरोप है। तो ये कितना बड़ा इस चुनाव में ये मुद्दा बन रहा है, या फिर जनता बस यूं ही उस अन्य मुद्दों में इस मुद्दे को भुला देगी? क्या लगता है आपको? ये जो मुद्दा जन्म लिया, वो सरकारों की शरारतपूर्ण फैसलों की वजह से जन्म लिया। सरकारें अपने फेलियर को देखे बिना ऐसे कानून हम पर थोप, अपने फेलियर को देखे बिना। आपने जब कुछ नहीं किया था, आपने जब हमारे एक अच्छी परिपाटी के लिए कुछ नहीं किया था, अच्छी व्यवस्था के लिए कुछ नहीं किया था, तो आपको कोई कानून थोपने का अधिकार नहीं था, ठीक है ना। और आपने प्राधिकरण का एक ऐसा कानून उसमें 2 हिस्से बड़े जोरदार थे। यहाँ के जो अधिकारी काम कर रहे थे, वो सरकार को टैक्स देने के लिए कर रहे थे,
कि साहब सरकार को अधिक से अधिक टैक्स देंगे तो हमारी पीठ थपथपाई जाएगी, हमने इतना राजस्व दे दिया। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि आपने क्या सरकार ने कोई ऐसी व्यवस्था बनाई थी पहले से कि इतना बड़ा कानून को हम लोग झेल सकते थे? तो सरकारों ने अपने फेलियर को कानून के रूप में जो हम पर थोपा वो एक शरारत थी, और उस शरारत के खिलाफ, उस शरारत ने यहाँ लोगों की जान ली, उस शरारत के खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन। देखिए आंदोलन में मेरे को बड़ी हंसी आती है कि सत्ताधारी दल के लोग कहते थे ये तो 8-10 लोगों का आंदोलन है, और जब बाजार बंद हुआ सिर्फ एक दुकान छोड़कर, मैं आज भी कहूँगा सिर्फ एक दुकान छोड़कर पूरी की पूरी बाजार पूरे 24 घंटे के लिए बंद हुई, आज सुबह से लेकर शाम दूसरे दिन तक के लिए बंद हुई, तो उससे साफ हो गया था कि हम 5-7 लोगों का आंदोलन नहीं था, इससे जनता त्रस्त है। क्यों? क्योंकि आप बिना प्लानिंग के आपने एक कानून हम पर थोप दिया था। और फिर बागेश्वर, खासकर बागेश्वर विधानसभा की जनता को बहुत बड़ा भरोसा था हमारे विधायक जी पर, क्योंकि उनको उसका एक महत्वपूर्ण पद सौंपा गया था, उनकी सिफारिशों ने कानून बनना था। देखिए मैं आपसे फिर एक बात कहूँगा, मैं शायद पहले मेरे को क्या सोचा था कहूँगा करके, विधायक का अर्थ विधान बनाना होता है, विकास नहीं। अगर ये विकासी ही मुद्दा है तो विधानसभा का नाम विकास भवन, विकास सभा क्यों नहीं किया जाए, और विधायक को विकासक क्यों ना कहा जाए? ये विधान है, तो विधान बनाने का एक बहुत अच्छा मौका माननीय चंद्रराम दास जी को मिला था, बहुत अच्छा मौका मिला था। लेकिन दास जी शायद जनता में जाके जवाब देंगे, इस बीच में मंचों से कहेंगे या अपने घोषणा पत्र में कहेंगे कि उसने कैसा विधान प्राधिकरण के खिलाफ बनाया, प्राधिकरण को खत्म करने के लिए कौन सा विधान बनाया, ये शायद कहेंगे। लेकिन ये मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जा रहा है। थैंक यू सर, हमसे बातचीत करने के लिए आपने वक्त निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ आपका बहुत बहुत साधुवाद, और खासकर CCN का साधुवाद, जो कम से कम जनता के मुद्दों को तो उठा रहे हो। थैंक यू सर। तो आप थे हमारे साथ सवाल संगठन के अध्यक्ष रमेश कृषक जी, जिनकी अपनी एक बड़े मुद्दों पर बड़े उनकी अपनी पकड़ है। तो उनका कहना है कि प्रत्याशी कितने भी आएँ, राजनीतिक दल भले कितने ही हो जाएं, लेकिन इस चुनाव में जनता के मुद्दों की बात होनी चाहिए, और तभी ये जनता की जीत होगी। और जनता ने भी, मतदाताओं ने भी अपने मुद्दों पर बात करनी चाहिए और अपने मुद्दों पर उनको मतदान करना चाहिए। CCN न्यूज़ के लिए मैं सुरेश पांडे।